Hello, welcome back to my YouTube channel Accounting Path. Let's start video number 5 of Accountant Interview Question Answer Series. आज की वीडियो का टॉपिक है एमआईएस रिपोर्ट ऑडिट एंड टैक्सेशन लेटर। जब भी आपका हायरिंग मैनेजर या इंटरव्यू रिलेट टू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछे तो आपने इसका आंसर कैसे देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो के टॉपिक रहेंगे एमआईएस रिपोर्ट से रिलेटेड, इंटरनल एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट, देन उसके बाद टैक्सेशन जिसमें हम टीडीएस, जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेट करेंगे, देन उसके बाद हम करेंगे हैंडलिंग सिक्योरिटी नोटिस। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले जब भी आप, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है। लास्ट वीडियो में मैंने एक सिंपल टाइप इंटरव्यू क्वेश्चन किए थे रिलेट टू दिस, बट इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम जब आ जाएंगे तो हम आपसे आपका इंटरव्यू मैनेजर क्या पूछ सकता है रिलेटेड टू एमआईएस रिपोर्ट। व्हाट आर द एमआईएस रिपोर्ट, व्हाट फेमस डू यू प्रिपेयर। जब आप किसी अकाउंटेंट के लिए इंटरव्यू को देने जाओगे, जब आपके पास 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस होगा, तब आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद आपने इसका आंसर कैसे देना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी रिपोर्ट बनती है। जैसे रेवेन्यू रिपोर्ट जिसमें हम टॉप लाइन आती है, अगर जरूरत पड़ने पे हम बॉटम लाइन भी बनाते हैं। ठीक है, टॉप लाइन होती है रेवेन्यू की और बॉटम लाइन होती है प्रॉफिटेबिलिटी की। देन उसके बाद कॉस्ट सेंटर वाइज एक्सपेंसेस। देन कॉस्ट सेंटर वाइज मीन्स कि हमारे डिपार्टमेंट वाइज, ब्रांच वाइज एक्सपेंसेस कैसे हैं। देन उसके बाद एआर एजिंग की रिपोर्ट, ताकि हमें किस किस को हमारे रिसीवेबल है और पेबल है उनका ट्रैक कर सकें। देन उसके बाद हम रिपोर्ट बनाते हैं कैश फ्लो, जिसमें आता है कैश बर्न और कैश कलेक्शन। ये 3 अलग अलग टाइप की रिपोर्ट होती है। अगर कंपनी में कैश फ्लो की रिपोर्ट बन रही है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि उसमें दोनों चीज़ें आ जाती है, कैश बर्न और कैश कलेक्शन। बट अगर तीनों को अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग टीम द्वारा मैनेज किया जा रहा है तो ये काफ़ी हेल्पफुल होती है मैनेजमेंट के लिए फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव। अब आपने इसका आंसर कैसे देना है। एमआईएस रिपोर्ट समराइज की फाइनेंशियल डाटा लाइक रेवेन्यू, कॉस्ट, profitability, aging report and cash flow. I prepare monthly sales summary, expense tracking and receivable, payable and aging reports in Excel और ERP dashboards. अब इस आंसर के साथ क्या हुआ, आपने ये जो कंबाइंड डाटा था ना आपका, आपने उसको प्रॉपर हाईलाइट कर दिया। कैसे कि आपने बोल दिया कि मैंने रेवेन्यू रिपोर्ट भी बनाता हूँ, कॉस्ट रिपोर्ट भी बनाता हूँ, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी भी बनाता हूँ, देन उसके बाद एजिंग की रिपोर्ट और कैश फ्लो रिपोर्ट्स बनाता हूँ। ठीक है, मंथली बेसिस पे, यहाँ आप कह लो इसको क्वार्टरली बेसिस पे। ये हर कंपनी में बनाई जाती हैं अपने ट्रैक रिकॉर्ड को चेक करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट। ठीक है, क्या होते हैं सबसे पहले इंटरनल ऑडिट और उसके बाद स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होते हैं। आपने देखा होगा जब भी आपने किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट लास्ट ईयर की उठाई होगी, उसमें एक स्टंप लगी होती है एक सीए की। ठीक है, वो ऑथोराइज होता है कि जो भी उसने डाटा कंपनी के द्वारा बनाया गया उसको क्रॉस चेक किया हुआ है। ठीक है, उस पर उसने अपने साइन के साथ यूडिन जनरेट करके उसको वैलिडेट किया होता है। क्यों, क्योंकि कंपनी केसेस में स्टैट्यूटरी ऑडिट, ठीक है, अगर लिमिट क्रॉस करती है तो टैक्स ऑडिट करवाना जरूरी होता है। इसे कौन करता है, इसे करता है एक एक्सटर्नल सोर्सेस यानी आउटसोर्सेस, एक सीए फर्म में कोई सीए, ठीक है, इंडिपेंडेंट सीए जिसने अपना प्रैक्टिस नंबर ले रखा हो यानी मेंबरशिप नंबर ले सका हो। ठीक है, जो सीए एम्प्लॉई है कंपनी का वो नहीं कर सकता इसको। ठीक है, ये स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात कर। उसके बाद इंटरनल ऑडिट क्या होते हैं। इंटरनल ऑडिट होता है क्रॉस चेकिंग के लिए, जिनको मैनेजमेंट अपॉइंट कर सकते हैं। वो कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है, आउटसोर्सेस भी हो सकती है, या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू भी करवा सकते हैं। ठीक है, आपने इसका आंसर कैसे देना है। Internal audit are conducted by the internal team to evaluate control processes. Statutory audit are mandatory under law, performed by external auditor to certify financial statements. ठीक है, ये होगी इंटरनल ऑडिट की बात। अगर आपको पता है कि टैक्स ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना मैंडेटरी होता है। ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिट तो हर कंपनी को, आपने सुना होगा साल के एंड में जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो अपना AOC 5, AOC 4, देन उसके बाद MGT 7 फाइल करती है ईयर एंड पे। ये होते हैं टाइप ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट। उसके बाद आता है टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट की क्या लिमिट है, अगर कंपनी की रेवेन्यू 2 करोड़ से ऊपर जा रही है यानी टैक्स ऑडिट की लिमिट को क्रॉस कर रही है,
हालांकि गवर्नमेंट ने इसकी लिमिट अभी इंक्रीज कर दी है 5 करोड़ तक, अगर जब आपका जो एक्सपेंसेस हैं 90 या 95 तक अदर देन कैश एक्सपेंसेस हैं तो आपकी लिमिट 5 करोड़ है। अदरवाइज आपकी लिमिट 2 करोड़ से ऊपर जाती है सेल लिमिट, तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। ठीक है, ये हर इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के लिए जरूरी है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू यू कैलकुलेट एंड डिडक्ट टीडीएस। अब यहाँ पे आप अकाउंटेंट हो, ठीक है, अकाउंटेंट में एक क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाए ना तो आपने सिंपल सी कैलकुलेशन नहीं बतानी कि मोस्ट ऑफ क्या करते हैं कि मैंने 1% काट लिया एट द टाइम ऑफ पेमेंट टू वेंडर, आई हैव डिडक्टेड 1% एंड रिमेनिंग अमाउंट आई ट्रांसफर बाय बैंक। तो मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा ही कर देते हैं। जब भी आप सीनियर अकाउंटेंट के लिए जा रहे हो ना इंटरव्यू, यहाँ आप अपनी पोजीशन पे, तो आपने अपने जो टीडीएस का सेक्शन है ना, जो भी आपसे ऐसे इस तरह का कैलकुलेशन या डिडक्टिंग पूछी जाए तो आपने कंप्लीट समराइज बता देना, जैसे कैसे, जिसमें आपने टीडीएस के सेक्शन भी कवर कर लेने हैं। उसके बाद आपने अपनी चलान पेमेंट के बारे में बता देना, और उसके बाद जो 3 टाइप की रिटर्न फाइलिंग होती है अंडर टीडीएस, आपको पता कौन कौन सी होती है? चलिए बताता हूँ। 24 क्यू होती है फॉर सैलरी इंडिविजुअल, जो कंपनी फाइल करता है। देन उसके बाद होती है 26 क्यू जो अदर देन सैलरी पेमेंट होती है। ठीक है, अदर देन सैलरी, जिसमें हमारे सारे सेक्शन कवर हो जाते हैं। 94 सी आई, उसके बाद ए, उसके बाद जे, जे ए, उसके बाद कोई और रह गया जैसे 94 एच, वो सारे कवर हो जाते हैं। उसके बाद आ जाती है 27 क्यू, ये इसमें सेक्शन कवर होता है 195 का। ठीक है, एक छोटी सी टिक समझ लीजिए, इसमें 194 के सारे सेक्शन कवर हो जाएंगे 26 क्यू में, 24 क्यू में आएगी 192 क्यू। ठीक है, ओनली जिसमें सैलरी इंडिविजुअल रहते हैं। उसके बाद 194 क्यू के 26 क्यू में, और 27 क्यू जो हम फॉरेन पेमेंट करते हैं अपने फॉरेन वेंडर्स को, जिन पे हमने टीडीएस काटा हो, जो सर्विस के वेंडर होते हैं। ठीक है, अब इसका आपने आंसर कैसे देना है? आई आइडेंटिफाई एप्लीकेबल सेक्शन, जिसमें आपने सेक्शन की कोई भी एक डिटेल बता देनी है, जैसे ठीक है, चेक थ्रेशोल्ड, कैलकुलेट टीडीएस, डिडक्ट इट एट सोर्स टीडीएस काटा, एंड डिपॉजिट इट बाय द गवर्नमेंट पोर्टल अलोंग विद द फॉर्म 26 फॉर क्यू फाइलिंग। ठीक है, अब इसमें उसने किया गया, ठीक है, आपको बताता हूँ प्रॉपर तरीके से। इसमें उसने किया गया, सबसे पहले उसने अपने सेक्शन के बारे में बताया। ठीक है, यहाँ पे कि मैंने सबसे पहले इस आंसर को क्लासीफाई कैसे किया, उसने क्लैरिफाई भी कह लो, क्लासीफाई भी कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम टीडीएस हर किसी का नहीं काटा जा सकता, ये बात ध्यान रखिए कि मैं किसी को भी पेमेंट कर रहा हूँ टीडीएस में। फॉर एग्जांपल मेरा एक वेंडर है, उसके साथ मैं साल का पूरे साल में 10,000 का काम करता हूँ। ठीक है, मेरा एक कॉन्ट्रैक्टर है, तो क्या मैं उसका टीडीएस काटूंगा? नहीं काटूंगा। क्यों? मेरा कॉन्ट्रैक्टर है। 94 सी की क्या लिमिट है? सबसे पहले लिमिट क्या है, क्या लिमिट है? लिमिट की इसकी फर्स्ट बिलिंग की, इसमें 2 लिमिट्स है। अगर मैं एक पेमेंट 30,000 से ज़्यादा करता हूँ, ठीक है, एक पेमेंट, और साल में 1 लाख से ज़्यादा होती है, तो ही टीडीएस की एप्लीबिलिटी बनती है। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैंने अपना थ्रेशोल्ड लिमिट चेक कर ली, देन उसके बाद टीडीएस कितना काटना है। अब 94 सी है, अगर ये मेरा इंडिविजुअल है, ये जिस पर्सन को मैंने 10,000 दिए हैं या मोर देन 10,000 दिया है, अब यहाँ पे लिमिट जब क्रॉस होगी, जब इसको पेमेंट 40,000 चली जाएगी। ठीक है, अभी मैं एग्जाम्पल के लिए समझ लेता हूँ कि 40,000 ये लिमिट में हो गया। अब ठीक है, टीडीएस कितना कटेगा? अगर 94 सी के अंदर, या अगर ये पर्सन है, ठीक है, अगर इसका पैन का 4th डिजिट पी है, तो टीडीएस का रेट रहेगा 1%। अगर वही सी एफ, ठीक है, सी या एफ है, तो रेट रहेगा 2%। सी क्यों रहता है? पैन का, जिसको भी नहीं पता ना प्लीज नोट कर लो, पैन का 4 डिजिट रिप्रेजेंट करता है कि स्टेटस ऑफ दी पैन की क्या है, वो कंपनी है, प्रोपराइटर है या फर्म है। ठीक है, अगर पी है तो प्रोपराइटर रहता है इन केस ऑफ इंडिविजुअल, और इन केस ऑफ कंपनी सी, और एफ इन केस ऑफ फर्म 2%। यहाँ पे मैंने क्या किया, टीडीएस भी काट लिया, और टीडीएस काटने के बाद मैंने डिपॉजिट कैसे करवाया है, कहाँ पे करवाते हैं हम? इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके, पैन से लॉगिन करके ई पे करते हैं ना, जैसे जिसने भी चलान पे किया होगा उसको पता होगा, अगर नहीं पे किया तो कोई डेमो वीडियो देख लेना अपनी, हाउ टू पे टीडीएस चलान। उसके बाद जिस सेक्शन में हमने टीडीएस काटा है उसको क्लिक करके हम एनईएफटी या फंड ट्रांसफर के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद जब क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग होती है, उसमें डिटेल डाल के 24/6 क्यू को फाइलिंग कर देना है। ये थी थर्ड। अब बढ़ते हैं आगे, 4th नंबर,
अब यहाँ पे हमने टीडीएस के बारे में भी समझ लिया, ठीक है, हमने रिपोर्ट्स के बारे में समझ लिया, उसके बाद हमने बात कर ली कि डाटा मैनेजमेंट की। अब उसके बाद नेक्स्ट आपसे एज ए अकाउंटेंट आप क्या पूछा जा सकता है, हाउ डू यू हैंडल सिक्योरिटी नोटिस फ्रॉम द जीएसटी और आईटी डिपार्टमेंट। ठीक है, कि आप जब आपको सिक्योरिटी नोटिस मिलती है जीएसटी और इनकम टैक्स के तरफ से, तो आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हो या करते हो। ठीक है, करोगे या करते हो या कुछ भी। ठीक है, अब ये नोटिस क्यों मिलते हैं, मैं अभी जीएसटी की बात करूंगा। जीएसटी में इसलिए नोटिस आता है या तो मैंने आईटीसी को सेक्स क्लेम कर रखा हो, या मैंने मंथ की रिटर्न की टाइमली रिटर्न नहीं फाइलिंग कर रहा हूँ, मेरे पिछले मंथ की रिटर्न फाइल है तो नोटिस आ जाएगा ऑटोमेटिकली। 15 दिन के अंदर नोटिस आ जाएगा, डेली मैसेज तो आएंगे ईमेल पे, बट 15 दिन के अंदर नोटिस आ जाएगा। और अगर नोटिस तब आ जाता है जब आपको मिसमैच मिल जाता उन्हें जीएसटी 1 और 3B में, कि आपने जीएसटी 1 में आउटवर्ड सप्लाई यानी सेल को कुछ और रिपोर्ट किया है और 3B में आपने अपनी सेल को कुछ और रिपोर्ट किया हो, तब भी मोस्ट ऑफ केसेस में रहता है कि यही रीजन रहता है कि नोटिस आता ही आता है। अब इस चीज को आप कैसे हैंडल करोगे। ठीक है, सबसे पहले आई फर्स्ट रिव्यू द नोटिस कंटेंट, आइडेंटिफाई डिस्क्रिपेंसी, रिकंसाइल इट विद आवर बुक्स एंड फाइल रिटर्न टू कंपाइल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड रिस्पॉन्ड थ्रू द एप्रोप्रिएट पोर्टल विद द डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड अटैचमेंट्स। ठीक है, कि मैं उसको स्टेप बाय स्टेप जाके, फर्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पे क्या लिया कि नोटिस को मैं कंटेंट पता करूंगा, रिव्यू करूंगा। ठीक है, कंटेंट देखूंगा, उसका सब्जेक्ट पता करूंगा। देन उसके बाद मेरा अगला हुआ कि जो गलती थी, जो मिस्टेक थी मेरी तरफ से, ठीक है, कहाँ पे हुई, ठीक है, उसको फिर एक्चुअल में रिकंसाइल करूंगा कि वो एक्चुअल में थी। ठीक है, उसके बाद मैं अपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को क्या करूंगा, कंपाइल करूंगा। अब नोटिस का रिस्पॉन्ड आपको 15 दिन में करना पड़ता है। जीएसटी का अगर नोटिस आता है ना, तो वो तो 2 वे बताते हैं आपको रिस्पॉन्ड करने का। फर्स्ट ऑफ कहते हैं कि ऑनलाइन रिप्लाई सबमिट कर दो इन 15 डेज, अदर वो एक डेट बता देते हैं कि इस डेट पे आपको जीएसटी डिपार्टमेंट में आना है। ठीक है, अब आपने उसका रिस्पॉन्ड करना है। दिस इज हाउ यू रिस्पॉन्ड टू जीएसटी और आईटी डिपार्टमेंट नोटिस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर दी टैक्स कंप्लायंसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, क्या पूछा, टैक्स कंप्लायंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, ये शायद कोचिंग गलत, व्हाट आर यूर टैक्स कंप्लायंसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं सॉरी प्रोनाउंसिएशन कर रहा था। व्हाट आर यूर टैक्स कंप्लायंसेस, क्या आप किस किस टाइप का टैक्स कंप्लायंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टैकल करते हो। सबसे पहले जीएसटी रिटर्न, जो आपको एक्सपर पता होनी चाहिए। उसके बाद टीडीएस रिटर्न, देन उसके बाद आईटी रिटर्न और टैक्स ऑडिट्स। ठीक है, तो इन सभी रिटर्नों के बारे में आपको एज ए अकाउंटेंट पता होना चाहिए। ठीक है, जिसको जीएसटी और टीडीएस के बारे में सीखना है ना, तो मेरी प्रॉपर प्ले लिस्ट बनी हुई है जीएसटी और टीडीएस पे, दोनों पे। ठीक है, हालांकि आईटी इनकम टैक्स के बारे में कम पूछा जाता है, क्योंकि ये किसका काम होता है, हमारे ऑडिटर का, जो स्टैट्यूट और हमारे टैक्स ऑडिट्स करते हैं। आपने इसका आंसर कैसे देना, आई हैंडल जीएसटी फाइलिंग, जिसमें आपने कौन कौन सी रिटर्न को आप फाइल करते हो उसके बारे में बताना है। देन टीडीएस पेमेंट, उसके बाद रिटर्न्स, इनकम टैक्स कंप्यूटेशंस, 26A रिकंसिलेशन क्यों जरूरी होती है ये भी बात करूंगा। उसके बाद एडवांस टैक्स कैलकुलेशन, आई आल्सो इंश्योर्स फाइलिंग डेडलाइन आर मेड टू अवॉइड पेनल्टीज। ठीक है, ये चीज़ें। अब यहाँ पे मैंने क्या क्या बता दिया कि मेरे को जीएसटी रिटर्न के बारे में पता है, टीडीएस रिटर्न के बारे में पता है, उसके बाद इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन के, और उसके बाद 26AS की रिकंसिलेशन। ये मोस्ट प्रो, आप इसे कह सकते हो बहुत प्रायोरिटाइज करती है ये, हालांकि कोई इसके बारे में बात नहीं करता। अगर आपकी कंपनी सर्विस बेस्ड है ना, तो ये 26AS की रिकंसिलेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्यों, क्योंकि जिस भी कंपनी के थ्रू आपने सेल करी होगी, ठीक है, जब आपने सेल करी होगी, उस कंपनी के एट द टाइम ऑफ पेमेंट आपका टीडीएस काटा होगा, और वो टीडीएस कहाँ शो करेगा, 26AS में। और हमें ये प्रॉपर इंश्योर करना है कि जो 26AS में जिस भी वेंडर ने हमारा टीडीएस काटा हुआ है, उसकी सेल हमने बुक की है, हुई है या नहीं। अगर नहीं बुकिंग, एक्चुअल में सेल हो रखे हैं, सर्विस ऑलरेडी रेस हो चुकी है, बट हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की हुई, ऐसा कुछ रीज़न रह सकता है, XYZ की कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ उसने एक्सेस टीडीएस काटा हुआ है, एडवांस पेमेंट की है, जिसको हमने जीएसटी पोर्टल पे नहीं दिखाया हुआ, तो उस सभी का रिकंसिलेशन आपने बनाना है। ठीक है, ये थे आज की वीडियो, और आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। इसी के साथ मैंने आपके साथ 5 वीडियो जो
एक अकाउंटेंट इंटरव्यू में जो जो पूछा जा सकता है उसको प्रॉपर क्लियर वे में समझाने की कोशिश की है। जिसने भी वो प्रॉपर सीरीज नहीं देखी या जिसकी बाकी वीडियो पेंडिंग है, प्लीज़ उस वीडियो को देखिए ताकि आपकी और हेल्प हो सके। मेरी सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन यही है कि आप जब भी इंटरव्यू देने जाएं आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई।